गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, जनवरी मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते थे, सारे क्वेश्चंस को एक ही क्लास में कवर किया जाएगा। आपके लिए ओनली वन क्लास आपके लिए काफ़ी है। टोटल 115 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथियों, आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आप भविष्य में मेरे साथ जुड़ सके। और भविष्य में आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कृष्णा प्रजापति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए साथियों, सारे क्वेश्चन एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा सैटेलाइट एक्सपोसेट लॉन्च किया गया। ठीक है, एक्सपोसेट यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए और क्वेश्चन जो है आप अच्छे से समझ पाओ और आप जो है अपना एग्जाम भी अच्छे से क्लियर कर पाओगे अगर आप इसके पॉइंट समझते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट देखने पे ही आपको क्वेश्चन भी याद हो जाता है। ठीक है, कब क्या हुआ इसे इसे आप पॉइंट्स में समझ सकते हैं। तो इनका जो पहला पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 1 जनवरी 2024 को सुबह 9:10 पे एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसेट को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, आप जान लीजिए, इसे आंध्र प्रदेश में स्थित हरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो कहां से किया गया? तो हरिकोटा से किया गया। कौन सा सैटेलाइट है? तो एक्सपोसेट सैटेलाइट है। ठीक है, जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका अगला पॉइंट है वो आप जान लीजिए, यह मिशन एक्सपोसेट एक्सरे से स्रोत के रहस्यों का पता लगाने और ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा। अगर आप ब्लैक होल जानते हैं, साइंस पढ़े हैं, तो ब्लैक होल आप समझते होंगे, तो उससे यह ब्लैक होल को पता लगाने में मदद करेगा। ठीक है, इसके लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। इसका अगला पॉइंट है वो आप जान लीजिए, इससे पहले अमेरिका स्थित अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा ने इसे साल 2021 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसे अमेरिका पहले कर चुका है, जो कि नासा के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसरो के फाउंडर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई थे। तो इसरो के जो फाउंडर वैज्ञानिक थे वो विक्रम साराभाई थे और मौजूदा जो चेयरमैन है इसरो के वो एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है, तो इसरो के द्वारा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो एक्सपोसेट लॉन्च किया गया। कहां से किया गया? तो आंध्र प्रदेश में हरिकोटा से लॉन्च किया गया। कब किया गया? तो 1 जनवरी 2024 से किया गया है। ठीक है, इतना पे याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका जो पॉइंट है वो आप जान लीजिए, क्योंकि पॉइंट्स से आपको समझ में आते हैं, क्वेश्चन समझ में आते हैं। पॉइंट्स के पॉइंट अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। तो आपको पॉइंट समझना बहुत जरूरी होता है। तो इनका जो पहला पॉइंट है, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे अरविंद पनगढ़िया। ठीक है, तो उन्हें ही 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका अगला पॉइंट है आप जान लीजिए, अरविंद पनगढ़िया जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो नीति आयोग के अभी वित्त आयोग में अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे पहले भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। कब से कब तक? तो 2015 से अगस्त 2017 तक रह चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ही ऋत्विक रंजनम पांडे को इस आयोग का सचिव बनाया गया है। तो इसके साथ ही जो ऋत्विक रंजनम पांडे है, इस वित्त आयोग का अध्यक्ष सचिव बनाया गया है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान का जो मुख्य सचिव है वह आईएएस ऑफिसर सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर है और सुधांश पंत उसे ही राजस्थान का मुख्य सचिव के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं सुधांश पंत, उसी को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका अगला पॉइंट है आप जान लीजिए, सुधांश पंत केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव हैं और इससे पहले शिपिंग सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो इनसे पहले भी कार्य वो कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन सी बन गई है? तो दुनिया की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात कर रही है। तो पूरे वर्ल्ड में जो है एक महिला है जो कि सबसे अमीर बन गई है। उनका नाम जो है फ्रांसवा बेटनकोर्ट मायर्स है। ठीक है, उनका नाम जो है फ्रांसवा बेटनकोर्ट मायर्स है। इनके भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आप जान लीजिए। फ्रांसवा बेटनकोर्ट मायर्स दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। ठीक है, सबसे पैसे वाली महिला। इनका अगला पॉइंट है आप जान लीजिए, ब्लूमबर्ग बिलियनियर
इंडेक्स के अनुसार, यानी कि अमीर जो होते हैं ना वो किसके अनुसार तय किया जाता है, तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार ही तय किया जाता है, जो कि इनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर यानी कि 100.1 बिलियन डॉलर को पार कर चुकी है, ये बताया गया है। ठीक है, मायर्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनी लॉरियाल की उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो लॉरियाल की जो उत्तराधिकारी है वो सबसे बड़ी कंपनी की, ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी यानी कॉस्मेटिक कंपनी जो है उनकी भी उत्तराधिकारी है। तो कौन है वो, तो फ्रांसवा बेटनकोट मायर्सी है। ठीक है, तो सबसे अमीर महिला जो है फ्रांसवा बेटनकोट मायर्स बन गई है, जो कि किसके द्वारा बताया गया है, तो यह ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा बताया गया है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1995 में हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, जो कि 1 जनवरी के दिन ही हुई थी। ठीक है, तो इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। वर्तमान में इसमें यूरोपीय संघ सहित 114 सदस्य देश शामिल हैं। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि 1995 जो स्थापना हुई थी उसमें करीब 164 सदस्य जो है 164 सदस्य देश जो है शामिल है यूरोपीय संघ में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक यानी कि रॉबर्टो अजेवेडो और मुख्यालय जो है इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो वर्तमान में जो महानिदेशक है तो उनका नाम है रॉबर्टो अजेवेडो और उनका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया, तो देश में पहला यानी कि पूरे अपने इंडिया में पहला जो गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया है वह वृंदावन में खोला गया है। ठीक है, यूपी में वृंदावन है वहीं पे खोला गया है। इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया, तो रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह के द्वारा 1 जनवरी 2024 को किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल, ठीक है, का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये बालिका के लिए किया गया है। चलिए इनका अगला पॉइंट आप जान लीजिए। संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसमें कितने विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं, तो 870 बालिका यानी कि गर्ल्स शामिल हो सकते हैं। ठीक है, सन 1960 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में स्थापित किया था। तो इनसे पहले भी मुख्यमंत्री जो थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उसका जो नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद, इससे पहले जो है 1960 में वो कर चुके हैं सैनिक स्कूल जो कि लखनऊ में स्थापित है। ठीक है, तो अभी जो किया गया है वो वृंदावन शहर में किया गया है, जो कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, कब किया गया, तो 1 जनवरी 2024 को किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट को नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट की जो नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इनका जो पॉइंट है वो आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट की नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है स्टालिन, आपको याद होना चाहिए तमिलनाडु के जो हाल ही तत्काल मुख्यमंत्री है वह स्टालिन है, राज्यपाल जो है RN रवि है और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ठीक है, तो इन्हीं की मौजूदगी में यानी कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के मौजूदगी में ही प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। ठीक है, इनका अगला पॉइंट आप जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात के मामले में तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा तमिलनाडु में चेन्नई के बाद दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तो तमिलनाडु में जो चेन्नई है वो नंबर 1 पे थे, लेकिन अभी भी नंबर 1 पे है, और दूसरा जो बन गई है उनका नाम है तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, 1 मिनट, मेरा लैपटॉप जो है थोड़ा डिस्चार्ज हो गया। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो देखिए अपने 28 राज्य है पूरे इंडिया में जो कि अपने आप में खूबसूरत राज्य है ना, तो इसमें राज्य में बहुत सारे काम होते रहते हैं। तो अभी जो है सूर्य नमस्कार के मामले में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो कौन सा राज्य है, तो वह गुजरात राज्य है। ठीक है,
इनका जो पॉइंट है वो आप जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेंगे। पहला पॉइंट है, गुजरात में 1 जनवरी 2024 को नए साल का स्वागत करते हुए 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो 108 स्थानों पर समझ सकते हो आप कितनी अच्छे लोग हैं वहाँ पे गुजरात में, जिनके द्वारा यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, हमारे राज्य में भी हो सकते थे अगर हम चाहे तो। चलिए, इनका अगला पॉइंट आप जान लीजिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निरीक्षक जो है सर्वपिन्नल डंगरीकर हैं, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की और बताया गुजरात ने अपने नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब दर्ज कर लिया है। तो किसके द्वारा बताया गया? तो स्वपिन्नल डंगरीकर के द्वारा बताया गया है। ठीक है, वही बताया कि जो है गुजरात राज्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है सूर्य नमस्कार के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन सा भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद प्रोफेसर का निधन हो गया है? तो भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद थे जिनका निधन जो है, प्रोफेसर थे वो, उनका निधन जो है हो चुका है, जिनका नाम है वेद प्रकाश नंदा। ठीक है, इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए, कब हुआ है आपको पता चल जाएगा, कहाँ के प्रोफेसर थे वो भी पता चल जाएगा आपको। तो भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का 2 जनवरी की सुबह निधन हो गया। ठीक है, इनका अगला पॉइंट आप जान लीजिए। वह डेनवर विश्वविद्यालय कोलोराडो यानी कि यूएस में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर थे। ठीक है, इनका अगला पॉइंट है वो भी जान लीजिए। प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा ने इंटरनेशनल लॉ के विभिन्न क्षेत्रों में 24 किताबें भी लिखी हैं। तो अगर पूछा जाए वेद प्रकाश नंदा जो है वो कितने इंटरनेशनल लॉ की किताबें लिखी हैं? तो 24 किताबें लिखी हैं। ठीक है, चलिए इनका अगला पॉइंट आप जान लीजिए। प्रोफेसर नंदा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 20 मार्च 2018 को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण भी पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, यानी कि वेद प्रकाश नंदा को, जो कि 20 मार्च 2018 में इनको दिया गया था। ठीक है, किसमें? तो साहित्य और शिक्षा में। ठीक है, चलिए इनका अगला पॉइंट आप जान लीजिए। वह इंटरनेशनल लीगल स्टडीज प्रोग्राम के फाउंडिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर एमेरिटस भी थे। तो जो वेद प्रकाश नंदा जो थे प्रोफेसर, जिनका निधन हो गया, वह इंटरनेशनल लीगल स्टडी प्रोग्राम के फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे और डायरेक्टर एमेरिटस भी थे। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको समझने ही समझने हैं। ठीक है, चलिए इनका अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। हाल ही में कौन से क्रिकेटर वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो कौन सा क्रिकेटर जो है वनडे क्रिकेट से जो है संन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया है? जो कि डेविड वार्नर, आप नाम सुने होंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी हैं, रह चुके हैं, और वही जो है संन्यास लेने का ऐलान किया है कि मैं वनडे क्रिकेट अब नहीं खेलूंगा। ठीक है, चलिए इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपने वनडे से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो इनसे पहले भी वो कुछ मैचों में संन्यास ले चुके हैं, अभी जो है वनडे क्रिकेट में भी संन्यास लेने का ऐलान किया है। ठीक है, चलिए वार्नर ने जनवरी 2009 में हॉवर्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था। तो 2009 से वो खेल रहे थे वनडे में, जो कि अब जो है वो रिटायर हो जाएंगे इससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की नई निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो नई निदेशक डायरेक्टर है वो रसीम गोविल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका अगला पहला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। रसीम गोविल सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी की नई निदेशक होंगी। वे आईओसी में साल 1994 में शामिल हुई थी और लगभग 3 दशकों से कंपनी के साथ ही हैं। तो रसीम गोविल जो है कंपनी के 3 दशक यानी कि 1994 में ही वो शामिल हो गई थी, अभी भी वो साथ में है और उसे जो है डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में जो है पद्म विभूषण जो लोगों को दिए जाते हैं, दूसरा नागरिक जो है सबसे बड़ी जो विभूषण दूसरी जो होती है देश में पद्म विभूषण, वो जो है 1954 ईस्वी में स्थापना की गई थी, जो कि 2 जनवरी के दिन की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना यानी कि PMVY किस राज्य में लॉन्च किया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ही कार्य है
तो यह PMVY जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना यानी कि PMVY लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि पहला जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के मामले में। ठीक है, इनका अगला पॉइंट है आप जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में सचिव अतुल कुमार तिवारी हैं। ठीक है, और उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय कौन है, सचिव कौन है, तो अतुल कुमार तिवारी है। राज्यपाल कौन है वहाँ के, तो राज्यपाल के सलाहकार जो है वहाँ के राजीव राय भटनागर है जम्मू कश्मीर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में कितने करोड़ रुपए की योजना लॉन्च की है। ठीक है, तो लक्षद्वीप मालदीव की विवाद जो चल ही रही थी, उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1150 करोड़ रुपए की योजनाएं का लॉन्च किया गया है। ठीक है, इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों किया गया। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के दौरान कावारती के स्टेडियम पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने 1150 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। देखिए, लक्षद्वीप हमारा ही घूमने फिरने का टूरिस्ट जगह है, जो कि बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है। आप कभी जाओ तो अच्छा लगेगा आपको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 1150 करोड़ रुपए की योजनाओं का लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए इनका अगला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। ये इंटरनेट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बच्चों से जुड़ी परियोजनाओं से है। ठीक है, तो ये जो है लॉन्च किया गया, क्यों किया गया, तो यह इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए, बिजली के लिए, पानी और स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के लिए भी जुड़ी परियोजनाओं को शामिल किया गया इसमें। ठीक है, तभी तो 1150 करोड़ रुपए की खर्च आई है। चलिए अगला पॉइंट आप जान लीजिए। कावारती में PM मोदी ने कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सेना के लेफ्टिनेंट जनरल 28वें जनरल कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। तो 28वें जनरल कमांडिंग ऑफिसर जो है सेना में लेफ्टिनेंट जनरल, वह प्रीतपाल सिंह को किया गया है। ठीक है, प्रीतपाल सिंह को 28वें जनरल कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। 1 जनवरी को सेना के लेफ्टिनेंट जनरल प्रताप सिंह सेना के 28वें जनरल कमांडिंग ऑफिसर बन गए हैं। ठीक है, इनका अगला पॉइंट है आप जान लीजिए। वह जनरल ऑफिसर ब्रिगेड, डिवीजन, कोर कमांड और रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में विभिन्न महत्वपूर्ण कमांड, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों पर कार्यरत रहे हैं। तो कार्यरत मतलब वो भी पहले ही काम कर चुके हैं, जो कि जनरल ऑफिसर भी रह चुके हैं, ब्रिगेड भी रह चुके हैं, डिवीजन भी रह चुके हैं, कोर भी रह चुके हैं, कमांड और रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में विभिन्न महत्वपूर्ण यानी कि कमांड, स्टाफ और निर्देशात्मक भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए उन्हीं को लेफ्टिनेंट जनरल कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए किसे नियुक्त किया गया, तो प्रीतपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में निविया इंडिया ने मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो निविया जो लगाते हैं आप लोग, बॉडी वॉश, फेस वॉश है ना, तो वो जो है MD नियुक्त किए हैं, जो कि जिनका नाम है गीतिका मेहता। ठीक है, गीतिका मेहता एक बहुत ही नॉलेजमेंट है, और जिसे ही MD और निविया जो है MD के तौर पे नियुक्त किया है। ठीक है, इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। 2 जनवरी को कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली ब्रांड निविया इंडिया ने गीतिका मेहता को मैनेजिंग डायरेक्टर MD नियुक्त किया है। ठीक है, निविया इंडिया की स्थापना 2005 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। तो निविया जो आप लोग लगाते हैं, मैंने पहले ही बताया, उनका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वह 2005 में हुई थी। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वर्ष 1831 में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था। तो वर्ष 1831 में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म जो है 3 फरवरी को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नेवी ने उप प्रमुख के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो नेवी जो है उप प्रमुख के लिए दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उप प्रमुख के लिए नियुक्त किया गया है, जो कि नेवी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे।
4 जनवरी को वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने वाइस चीफ ऑफ नेवी का चार्ज संभाला है। ठीक है, दिनेश त्रिपाठी 1 जुलाई 1985 को नेवी में शामिल हुए थे और वह जुलाई 2020 से मई 2021 तक नौसेना संचालक के डायरेक्टर जनरल भी थे। तो इनसे पहले भी नौसेना संचालक के डायरेक्टर जो थे 2020 से 2000 मई 2021 तक थे। ठीक है, अभी जो है उप प्रमुख के लिए नेवी जो है नियुक्त किया गया है, जिन्हें दिनेश के त्रिपाठी को ही नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस जिले का केला प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है? तो किस जिले को केला जो है, केला आप खाते हैं तो प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। सोचिए आप कितनी बड़ी बात है। तो किस जिले को? तो बुरहानपुर जिला जो है मध्य प्रदेश में, उन्हीं को केले के लिए अवार्ड दिया गया, राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। 3 जनवरी को नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में बुरहानपुर जिले को केला प्रसंस्करण के लिए नेशनल डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है, जो कि बुरहानपुर जिले को दिया गया है, वो भी केला के लिए, केला प्रसंस्करण के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इसरो ने भारतीय सैटेलाइट फॉल्कन 9 रॉकेट किसकी मदद से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए इसरो भी कुछ ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी से मदद लेते ही रहते हैं, है ना। तो लेना ही पड़ता है ना। आप काम करते हो तो आप भी किसी से मदद लेते हो, आप खुद ही तो सब कुछ नहीं कर लेते। तो इसरो भी जो है वो किसी और से मदद लेने की घोषणा की है, जिनका नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे क्यों लिया। ठीक है, तो भारतीय सैटेलाइट फॉल्कन 9 के लिए मदद ली है। ठीक है, इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। 3 दिसंबर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के कमर्शियल पार्टनर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL ने इसरो की टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स की मदद से लॉन्च करने की घोषणा की है। तो स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स जो है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, जो कि जिसके उसी से मदद लेने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए इसरो के जो कमर्शियल पार्टनर है वो कौन है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL है। ठीक है, चलिए इनका जो अगला पॉइंट है आप जान लीजिए। ऐसा पहली बार होगा जब इसरो अपने किसी मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 हेवी लिफ्ट लॉन्चर का इस्तेमाल करेगा। तो ऐसा पहली बार होने वाला है जो कि इसरो के द्वारा किया जाएगा। ये बहुत ही गर्व की बात होती है जब भी हमारे देश में कुछ लॉन्च किया जाता है ना, कुछ भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है कि हम देश में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा पहली बार होगा जो कि इसरो के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए इनका अगला पॉइंट आप जान लीजिए। भारत के रॉकेट्स में 4 टन से ज्यादा भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए स्पेस एक्स की मदद लेगी। ठीक है, जो कि एलन मस्क की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो 4 टन से ज्यादा जो है ना इंडिया में वो भारी सामान उठा नहीं सकती, इसके लिए स्पेस एक्स की मदद लेनी पड़ेगी इसरो को। ठीक है, चलिए आप इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अडानी पोर्ट्स के नए MD के लिए किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए किसे नियुक्त किया गया है? अडानी पोर्ट्स, है ना। अडानी के बहुत सारे पोर्ट्स है, बहुत सारे कंपनीज है, जो कि पोर्ट्स भी उनकी है। मतलब बहुत सारे कंपनी के होते हैं जो कि उनका भी एक पोर्ट है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए वो नियुक्त किए हैं, जिनका नाम है जीत अडानी। ठीक है, जिनका नाम क्या है? जीत अडानी। एक मिनट रुकिएगा। और जीत अडानी इसका गलत आंसर हो जाएगा, तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी को नियुक्त किया गया है। चलिए और इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। 3 दिसंबर को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने बोर्ड में बदलाव की है 3 दिसंबर को, जो कि अगला पॉइंट है आप जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। गौतम अडानी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, मैंने बोला ना अडानी पोर्ट्स के नए MD कौन है? तो गौतम अडानी जी है, जिसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। और करण अडानी को मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए और अश्विनी गुप्ता को CEO के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो करण अडानी को मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए और अश्विनी गुप्ता को CEO के लिए नियुक्त किया गया है, जो कि अडानी पोर्ट्स के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एयर इंडिया के ग्रुप हेड किसे बनाया गया है?
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से साथियों, इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स के कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो प्लीज आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं भी समझने की कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन आप भी जो है अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नहीं समझे तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एयर इंडिया के ग्रुप हेड किससे बनाया गया है? तो एयर इंडिया के ग्रुप हेड जो है पी बालाजी को बनाया गया है, ठीक है। इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। पी बालाजी के पास एयर इंडिया कंपनी में गवर्नेंस, रेगुलेटर, अनुपालन और कॉर्पोरेट मामलों का विभाग होगा। तो पी बालाजी के पास जो है एयर इंडिया के गवर्नेंस, रेगुलेटर, अनुपालन और कॉर्पोरेट मामलों का विभाग होगा, ठीक है। उन्हें ग्रुप हेड बनाया गया है ना, इसके लिए। चलिए अगला पॉइंट आप जान लीजिए। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो एयर इंडिया की स्थापना 15 जून 1953 को संसद में राष्ट्रीयकरण के बिल के द्वारा हुई थी। तो संसद में राष्ट्रीयकरण बिल के द्वारा ही की गई थी, जो कि 15 जून 1953 को की गई थी। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1809 में लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? लुई ब्रेल आप नाम सुने होंगे, साइंटिस्ट थे, आविष्कारक थे, जिनका जन्म जो है 1809 में हुआ था, जो कि 4 जनवरी के दिन हुआ था, ठीक है। इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। लुई ब्रेल कहाँ के थे आपको पता चल जाएगा, कौन थे पता चल जाएगा। 1809 में लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस में हुआ था, तो फ्रांस के थे वो, ठीक है, लुई ब्रेल। चलिए इनका अगला पॉइंट आप जान लीजिए। वह एक आविष्कारक थे, ठीक है, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि आंखों से देख न पाने वाला लोगों की भाषा है। तो ब्रेल लिपि जो है आंखों से देख न पाने वाले लोगों की भाषा है, ठीक है। इसके लिए वो आविष्कारक भी थे, वही आविष्कारक थे जिनका जन्म जो है 4 जनवरी 1809 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महिला डीजीपी के लिए किसे नियुक्त किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह नियुक्त किया गया डीजीपी, जो कि महिला डीजीपी बने, महिला डीजीपी है, जो कि पहली महिला डीजीपी है, और जो कि महाराष्ट्र सरकार ने नियुक्त किया है, ठीक है। इससे पहले कोई नहीं थी, तो पहली महिला थी। तो आप ऑप्शन में समझ सकते हो कि महिला कौन है इसमें। तो श्रीमती रसीम शुक्ला ही समझ में आ रहा होगा कि यही महिला है, तो इसे ही नियुक्त किया गया है, ठीक है, डीजीपी के लिए। चलिए इनका जो पॉइंट आप समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 4 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार ने 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर रसीम शुक्ला को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो डीजीपी के लिए वो आईपीएस ऑफिसर जो है 1988 बैच की रसीम शुक्ला, उसे ही डीजीपी के लिए नियुक्त किया गया है, जो कि पहली महिला है, ठीक है। आईपीएस रसीम शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बन गई है, ठीक है। आईपीएस रसीम शुक्ला मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की डीजी चुनी गई थी। तो इनसे पहले भी जो है सशस्त्र सीमा बल की डीजी चुनी गई थी। अभी जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डीजीपी नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए इतना आप याद रखिए, आपको याद भी हो जाते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा तुअर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो तुअर दाल आप जानते होंगे, वो जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि किसान खुद से भी बेच सकेंगे यह पोर्टल पे, ठीक है। तो यह गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, इस पोर्टल को। इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे, और बहुत ही किसान के लिए तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप किसान के बेटे हैं तो आपके लिए तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। 4 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुअर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है। तो कब किया गया? तो 4 जनवरी को किया गया, ठीक है। इस पोर्टल की मदद से किसान खुद अपनी दाल ऑनलाइन बेच सकेंगे और भुगतान सीधे उनके खाते में होगा। तो किसान के लिए बहुत ही अच्छी चीज बनाई गई है, जो कि किसान जो है खुद से यह पोर्टल यूज करके अपनी जो दाल है तो दाल वह बेच सकेंगे, ठीक है। और उनका जो भुगतान की राशि होगी, जो भी कीमत होगी उनके खाते में पहुंच जाएगी। यह पोर्टल जो भी राज्य में है वो आप जान लीजिए किस किस राज्य में अभी लॉन्च की गई है। तो यह पोर्टल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड में तुअर दाल उत्पादकों के लिए पूरी प्रक्रिया की सुव्यवस्था करेगा। तो यह कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, गुजरात है, कर्नाटक है और झारखंड है। चलिए बिहार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल सरकार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि NAFED और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी कि NCCF जैसी एजेंसियों ने
तुअर दाल समेत सभी दालों की खरीद करती है। तो तुअर दाल जो सभी दालें खरीदती है वह जो एजेंसी है जिनका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, जो कि सभी दालें खरीदती है, सरकार का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी कौन सी है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक कार जो बेचने वाली कंपनी है वह है बिल्ड योज ड्रीम्स। इसका जो आंसर मेरे को गलत लग रहा है, एक मिनट, इसका जो आंसर जो है गलत लग रहा है मेरे को। चलिए समझ लेंगे, इनका जो अगर पॉइंट है वो आप समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इनका जो पहला पॉइंट है, 4 जनवरी को ब्लूमबर्ग की साल 2023 की आखिरी तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की रिपोर्ट जारी की गई। तो यह देखिए, जो जितने भी कार होते हैं, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, तो जो भी कार बनाती हैं जिस भी देश में, वो ब्लूमबर्ग के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि कौन सी कार कितनी बिकी है, या कि इंजन वाली या बैटरी वाली या कोई भी कार हो। ठीक है, तो ये ब्लूमबर्ग के द्वारा की जाती है। चलिए, इस रिपोर्ट में चाइनीज कंपनी बिल्ड योज ड्रीम्स, सही आंसर है बिल्ड योज ड्रीम्स, BYD इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई है। ठीक है, तो ये चाइनीज कंपनी है। ठीक है, जिनका नाम है बिल्ड योज ड्रीम्स, जो कि अब पहले दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है, जो कि सबसे ज्यादा कार भी बेची है। ठीक है, BYD कंपनी की स्थापना जो है फरवरी 1995 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर चीन के शेंजेन में स्थित है। चाइना आप कभी जाओ तो शेंजेन जरूर घूम के आना, कार जरूर खरीद के आना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, साल 1952 में मुगल शासक शाहजहां का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ, कब हुआ था? तो देखिए, मुगल शासक शाहजहां जो थे उनका जन्म जो है लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, जो कि 5 जनवरी को हुआ था, जो कि 1592 में हुआ था। ठीक है, इनका जो पॉइंट हो आप जान लीजिए, आपको पता चल जाएंगे। चलिए, शाहजहां जो कि ताजमहल भी बनाए थे, है ना। चलिए, इनका जो पॉइंट आप जान लीजिए, साल 1952 में मुगल शासक शाहजहां का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। वह मुगल शासक जहांगीर के बेटे थे। तो मुगल शासक जहांगीर जो थे उन्हीं का बेटा थे शाहजहां। ठीक है, इनका अगला पॉइंट आप जान लीजिए, शाहजहां ने भारत में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया था, जिनमें ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जमा मस्जिद समेत कई इमारतें शामिल है। बोलते हैं ना, शाहजहां ने अपने प्रेमिका के लिए ताजमहल बनवा दिया, और जो भी कारीगर थे उनका हाथ भी कटवा दिया था। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो शाहजहां के द्वारा, जो कि पाकिस्तान के थे, जो कि भारत में कुछ ऐतिहासिक काम करके गए वो। ठीक है, चलिए, और जिसमें ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला भी है, दिल्ली का जामा मस्जिद भी है। चलिए, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान का कौन सा शहर सबसे साफ और स्वच्छता में 6ठी बार टॉप पर रहा है? साथियों, और डेली करंट अफेयर्स 13 जनवरी 2024 में मैंने ये क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो आप पिछला क्वेश्चंस देखेंगे, पिछले कुछ वीडियो, तो आपको वहां से भी ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके लिए इसमें कवर किया गया है, जो कि डेट भी कवर की गई है। ठीक है, तो राजस्थान का जो कौन सा शहर जो है 6ठी बार टॉप पर रहा है सबसे साफ और स्वच्छता में, तो उनका नाम है डूंगरपुर शहर। ठीक है, डूंगरपुर शहर जो है इंदौर खूबसूरत जगह है, जिसे भी ये टक्कर दे देता है। ठीक है, डूंगरपुर शहर तो 6ठी बार जो है राजस्थान शहर में टॉप पर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी 23 जनवरी से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किए हैं? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं डेट वाइज भी कवर किया गया है। तो ये सारे आप करंट अफेयर्स के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख लीजिए, आपको आज के भी क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे, है ना। इसके लिए क्वेश्चन डेट भी दिए गए हैं। ठीक है, जो आप अगर नहीं समझे तो आप वहां से जाके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पे आप रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए, तो यह सबसे लंबी सी ब्रिज का उद्घाटन जो है पीएम मोदी ने किया है, जो कि मुंबई शहर में किया गया है। ठीक है, जिनका जो लंबाई है 21.8 किलोमीटर लंबा है, जो कि मुंबई नेवी से मुंबई को जोड़ेगा, और 2 घंटे की सफर जो है 20 मिनट में पूरा होगा। ठीक है, तो 2 घंटे लग जाती थी घूम घूम के जाने में, तो अब जो है सी ब्रिज के बनने के बाद 20 मिनट में पूरा कर सकेगी। ठीक है, चलिए इनका अगला पॉइंट आप जान लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
शुक्रवार को देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया है। तो सी ब्रिज जो है उनका नाम भी रखा गया, इनका नाम है अटल सेतु। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सी ब्रिज का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अटल सेतु उसका नाम है। ठीक है, और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। कितना किलोमीटर लंबा है, तो 21.8 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो मुंबई नेवी से मुंबई को जाएगी। चलिए इसमें कुछ और भी पॉइंट है वो आप जान लीजिए। पुल की लंबाई जो है, पुल की जो लंबाई है 21.8 किलोमीटर है, और इस 2 घंटे की दूरी सफर को 20 मिनट में पूरा होगा। दिसंबर 2016 में मोदी ने इस पुल की आधारशिला रखी थी, तो यानी कि 2016 से ही यह पुल का निर्माण हो रहा था। ठीक है, अब पुल की जो कुल लागत आई है वह 17,843 करोड़ रुपए की लागत आई है। आप समझ सकते हो इतनी बड़ी 21.8 किलोमीटर की पुल बनाने में, यानी कि समुद्र में बनी है ना, इसके लिए उसमें 17,843 करोड़ रुपए की लागत भी आई है। चलिए अगला पॉइंट आप जान लीजिए। 21.8 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले ब्रिज की मुंबई ट्रांस हावर सी लिंक MTHL भी कहा जाता है। तो देखिए ये जो पुल बनाई गई इसमें इतना रुपये करोड़ जो है लागत आई है, जो कि 6 लाइन वाली ब्रिज बनाई गई है ना। मतलब इसमें आप 6 लाइन जो होते हैं ना, 2 लाइन 4 लाइन बोलते हैं ना, इसमें 6 लाइन है। ठीक है, इसके लिए इतनी खर्च आई है। तो पुल का जो है 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है जमीन पर है। तो आप समझ सकते हो 16.5 जो है समुद्र में ही है, तो बनाने में कितनी खर्च आ सकती है ना। और 5.5 जो है किलोमीटर जो कि जमीन पर रखी गई है। ठीक है, इस पुल की क्षमता जो है रोजाना 70,000 वाहनों की है। फिलहाल ब्रिज में रोज करीब 50,000 वाहनों से गुजरने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो डेली जो है 70,000 वाहन जा सकते हैं। अभी जो फिलहाल 50,000 वाहन गुजरेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से साथियों, इसमें थोड़ा टाइम भी लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय वायुसेना IAF का AN-32 7.5 साल बाद किस जगह मिला है वायुसेना का विमान का मलबा। देखिए कोई भी विमान अगर जैसे कि आप इसरो जैसे लॉन्च किए थे सैटेलाइट, तो उसके जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो कहीं कहीं गिर जाते हैं, तो अगर समुद्र में गिरते तो उसका मलबा बन जाता है। ठीक है, तो 7.5 साल बाद एक वायुसेना का IAF था विमान, जो कि समुद्र में गिर गया था, उनका मलबा बन गया, क्योंकि 7.5 साल बाद मिला है। ठीक है, तो कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में वो गिर गई थी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में 3.4 किलोमीटर की गहराई में ढूंढा गया। तो आप समझ सकते हो 3.4 किलोमीटर कितना लंबा हो सकता है, उसके अंदर वो ढूंढा गया है। ठीक है, तभी तो वो मलबा लग गया था। चलिए अगला पॉइंट है, आप जान लीजिए, पता चलेंगे आपको क्या थे। वायुसेना के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मलबा करीब 7.5 साल बाद बंगाल की खाड़ी में मिला है। इसे समुद्र में करीब 3.4 किलोमीटर की गहराई में ढूंढ लिया गया है। तो आप समझ सकते हो 3.4 किलोमीटर की लंबाई में उसे ढूंढा है ना। चलिए भारतीय वायुसेना IAF AN-32 विमान साल 2016 में एक मिशन के दौरान लापता हो गया था, जिसमें 29 लोग सवार थे। तो उसमें 29 लोग सवार भी थे जो कि लापता हो गई थी, जो कि बंगाल की खाड़ी में वो डूब गई थी। आप समझ सकते हो 3.4 किलोमीटर की गहराई में अगर कोई डूबेगा तो मरेगा ही ना। तो वो 7.5 साल में बाद मिली है। चलिए कितना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। PM मोदी ने कालाराम मंदिर में साफ सफाई कहाँ पर किए हैं। तो कालाराम मंदिर जो है नासिक में है, महाराष्ट्र में है, जहाँ पे वो साफ सफाई किए हैं। वो अभी 13 जनवरी से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि 12 जनवरी को नासिक पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कालाराम मंदिर में साफ सफाई की। ठीक है, नासिक में लोगों से प्राण प्रतिष्ठा के दिन साफ सफाई चलाने का आह्वान किया था। देखिए साथियों, प्राण प्रतिष्ठा यानी कि अयोध्या में जो राम लला विराजमान हुए हैं, जिनका नाम भी बालक राम रखा गया है, वहाँ जो अयोध्या में राम लला विराजमान हुए हैं उनका नाम जो बालक राम रखा गया है। उन्हीं के दिन यानी कि 12 जनवरी को नासिक पहुंचे थे प्रधानमंत्री, और वहाँ पे लोगों से मिलने के बाद वो बोले थे कि साफ सफाई आप प्राण प्रतिष्ठा के दिन अच्छे से रखें। ठीक है, चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच की किस रिपोर्ट पर भारत में मानवाधिकार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाया है। तो ह्यूमन राइट्स वॉच जो है जिनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और भारत में मानवाधिकार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के द्वारा, तो यह वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने
भारत सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया है। ठीक है, हो जाता है ना कहीं पे छेड़खानी वगैरह, गंदे गंदे काम है, तो ह्यूमन राइट्स के द्वारा ये आरोप लगाया गया है भारत सरकार पर। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में मानवाधिकार के मोर्चे पर भारत के रुख और नीतियों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा ही किया जाता है, जो कि वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, जिसमें मानवाधिकार को लेकर गंभीर आरोप लगाया है भारत सरकार पर। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत ने पहले T20 मैच अफगानिस्तान को कितने विकेट से हराया है? तो हाल ही में पहले T20 मैच जो है अफगानिस्तान के साथ खेला गया था, T20 मैच, जो कि भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया है, जो कि हरा दिया था, सॉरी, जो कि 6 विकेट से हराया था। ठीक है, चलिए इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। गुरुवार को मोहाली में खेले गए 3 मैचों की टी सीरीज के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। तो देखिए 6 विकेट से हरा दिए हैं, और शिकस्त मतलब करारी शिकस्त दी है, मतलब 6 विकेट से हरा दिए भारत ने अफगानिस्तान को। ठीक है, T20 सीरीज खेली गई थी, जिसमें 3 मैच थे, जिसमें पहले मैच जो है जीते थे। ठीक है, चलिए इस जीत में भारतीय बल्लेबाज शिवम दुबे 60 रन बनाए थे, और गेंदबाज अक्षर पटेल 2 विकेट भूमिका निभाई थी। ये आपको नहीं समझने तो भी फर्क चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में हुए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस बड़े नेता ने कहा भारत 5 साल में बन जाएगा तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति? तो देखिए गुजरात ग्लोबल समिट हुई थी। ठीक है, उसमें कई लोग शामिल हुए थे, बड़े बड़े लोग, जिसमें कहा गया जिसमें किस बड़े नेता के द्वारा कहा गया कि भारत जो है 5 साल में तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, तो यह जो है अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो अगले 5 साल में ही भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना देंगे। ठीक है, यह अमित शाह जी बोले थे प्रधानमंत्री जी के उपलक्ष्य में। ठीक है, इनका जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है आप जान लीजिए। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने शुक्रवार को कहा, यह समिट का समापन नहीं, वर्ष 2047 के विकसित भारत के सपने को पूरा करने की शुरुआत है। ये आप नहीं से भी समझो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको इतना याद रखना है इसमें कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो है गुजरात में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेघालय गेम्स 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो किया गया है, यानी कि 13 जनवरी से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो किया गया है। तो मेघालय गेम्स 2024 का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 15 जनवरी को तुला में मेघालय गेम्स 2024 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो यह द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उद्घाटन किया गया मेघालय गेम्स 2024 का उद्घाटन। चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को कितने रन से हराया है? तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया था, जो कि 21 रन से हराया था। ठीक है, चलिए ये आप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं भी समझो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पोंगल त्योहार मनाए हैं? देखिए पोंगल त्योहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मनाया गया, जो कि दिल्ली शहर में मनाया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल त्योहार में शामिल हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा, आप न्यूज़ देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि वहाँ पे गाय की भी पूजा की थी, और सूर्य नमस्कार भी, सूर्य का नमस्कार भी किए थे, और प्रसाद भी बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो यह दिल्ली शहर में पोंगल त्योहार मनाए हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा 50 इलेक्ट्रिक बसों 25 ई ऑटो को हरी झंडी दिखाई गई? यानी कि 75 जो गाड़ी है उनको हरी झंडी दिखाई गई थी। तो यह योगी आदित्यनाथ, यानी कि यूपी के जो मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा यह हरी झंडी दिखाई गई थी। इनका जो पहला पॉइंट है आप जान लीजिए। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ सीएम ने 50 इलेक्ट्रिक बसों और 25 ई ऑटो को फ्लैग ऑफ किया था। ठीक है, साथ ही उन्होंने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही डिजिटल टूरिस्ट ऐप, ठीक है, डिजिटल टूरिस्ट ऐप और अयोध्या के पुलिस अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट को भी लॉन्च किया। ठीक है, तो वो 50 इलेक्ट्रिक कार और 25 ई ऑटो को भी हरी झंडी दिखाई, और साथ ही डिजिटल टूरिस्ट ऐप जो है वहाँ पे लॉन्च किए, और पुलिस के अधिकारी वेबसाइट को भी लॉन्च किए। ठीक है, तो यह किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। ठीक है, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र में कौन से कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? देखिए, महाराष्ट्र में नेता जो है इस्तीफा दे दिए हैं, जो कि कांग्रेसी नेता थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे। ठीक है, उनका नाम जो है मिलिंद देवरा। ठीक है, मिलिंद देवरा जो है कांग्रेस छोड़ के शिवसेना में शामिल हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत सरकार से कहा कि वह 15 मार्च से पहले अपनी सेना को भारत वापस बुला ले? तो लक्षद्वीप मालदीव विवाद जो चल रही है, उन्हीं के राष्ट्रपति ने कहा है कि 15 मार्च से पहले वो जितने भी 88 सैनिक हैं हमारे वहाँ पे, जो कि हम उन्हीं के सुविधा के लिए बैठे हैं, और जिनको बोले हैं राष्ट्रपति, वहाँ के जो राष्ट्रपति है अभी लक्षद्वीप के जो राष्ट्रपति मोइजू, मोहम्मद मोइजू, उनके द्वारा कहा गया कि भारत जो है 15 मार्च से पहले अपने सैनिक भारत वापस बुला ले। वो चीन के दौरे पे गए थे कुछ दिन पहले, 5 दिन का दौरा था उनका, वहीं से आए तो वो अपना तेवर दिखाने लगे। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 मैच कितने विकेट से जीता है? ठीक है, तो यह 6 विकेट से जीता है दूसरा T20 मैच। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में डेनमार्क के नए किंग कौन बने हैं? तो डेनमार्क के नए किंग जो है फेडरिक आंद्रे हेनरिक को बनाया गया है। ठीक है, उसे प्रिंस फेडरिक भी बोला जाता है। प्रिंस फेडरिक आंद्रे हेनरिक को ही प्रिंस फेडरिक भी बोला जाता है। ठीक है, प्रिंस फेडरिक भी बोला जाता है। तो डेनमार्क के नए किंग जो है फेडरिक आंद्रे हेनरिक है, जो कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है? तो डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है। और इनसे पहले जो किंग थे, जो कि उनकी माँ ही थी, महारानी मार्गरेट थी। ठीक है, जो कि 52 साल तक वो अपने पद पे थी, और वो अपने बेटे को ही अभी फेडरिक आंद्रे हेनरी को ही नए किंग बनाया है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सबसे तेज अवार्ड 2023 से सम्मानित कितने लोगों को दिया गया? ठीक है, तो सबसे तेज अवार्ड जो 2023 से सम्मानित जो किया गया, वो आज तक के द्वारा किया गया था, जो कि 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें कौन कौन से थे और किस किस लेवल पे थे वो आपको पता होना चाहिए। इनका जो पहला पॉइंट है आप जान लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 का सबसे तेज नेता चुना गया। ठीक है, यह आज तक के द्वारा सबसे तेज अवार्ड दिया गया 2023। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे तेज नेता चुना गया है। और इससे पहले जो है अब पीएम मोदी को इंडिया टुडे का न्यूज मेकर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था। तो इनसे पहले भी पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी को न्यूज मेकर ऑफ द ईयर 2023 भी चुना गया था, और सबसे तेज अवार्ड भी 2023 आज तक के द्वारा चुना गया। ठीक है, अगला पॉइंट है आप जान लीजिए, सबसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे तेज सीएम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सबसे तेज यानी कि जो सीएम है 28 राज्य में सबसे तेज जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी को भी सम्मानित किया गया। ठीक है, और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी 2023 के लिए सबसे तेज खिलाड़ी चुने गए। तो भारतीय क्रिकेटर जो है मोहम्मद शमी, उन्हें भी सबसे तेज खिलाड़ी चुना गया, ना कि रोहित शर्मा ना कि विराट कोहली। सबसे तेज खिलाड़ी जो है मोहम्मद शमी को चुना गया। ठीक है, और सबसे तेज हीरोइन को दीपिका पादुकोण को चुना गया, और सबसे तेज हीरो के लिए शाहरुख खान को चुना गया। ठीक है, तो सबसे तेज अवार्ड जो है 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहम्मद शमी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को दिया गया था। ठीक है, यह आज तक के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय ने 1 घंटे में 37 किलो वजन के साथ 743 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, 37 किलो वजन के साथ 743 पुशअप्स लगाया है। ठीक है, एक पुशअप्स 2 पुशअप्स लगाते हैं हम लोग तो थक जाते हैं, और जो कि वो अपने पीठ पे लाद के 37 किलो वजन के साथ 743 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है ना। वो अपने नाम, वो कौन व्यक्ति है? तो उनका नाम जो है रोहताश चौधरी है, जो कि 743 पुशअप्स लगाए हैं। ठीक है, और जो कि 3600 सेकेंड में, ठीक है, 1 घंटे यानी कि 3600 सेकेंड में 743 पुशअप्स लगाए, और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। ठीक है, समझ सकते हो आप, 1 घंटे में कोई इंसान 37 किलो वजन के साथ 743 पुशअप्स लगाना बहुत ही बड़ी बात है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करना ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए बोलते हैं मेहनत करो, कभी हार मत मानो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस संस्था के द्वारा कहा गया बिना केवाईसी वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद बंद हो जाएंगे? तो किसके द्वारा कहा गया, किस संस्था के द्वारा कहा गया? जो फास्टैग आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है तो फास्टैग आप लगाए होंगे, उसका जो केवाईसी आप नहीं किए हैं तो 31 जनवरी के बाद जो है वह बंद हो जाएंगे। वह जो है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया।
ठीक है, जो बिना फास्टैग जो है बिना केवाईसी वाले फास्टैग वो 31 जनवरी के बाद आपके बंद हो जाएंगे। तो आप जो है फास्टैग करवा लीजिए। जो कि आपको फास्टैग अगर करवाना है तो आरबीआई के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी करवा सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा भी करवा सकते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया? देखिए साथियों, डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो 16 जनवरी को मैंने ये क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप जनवरी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको रिवाइज के लिए होते हैं। अगर आप पहले से क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे, है ना। तो इंडियन आर्मी डे यानी कि भारतीय सेना दिवस जो मनाया गया वह 15 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, तो यह 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया, जिसकी जो है 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, तो 76 वर्ष जो है इंडियन आर्मी डे मनाया जा रहा है, जो कि भारतीय लोगों द्वारा फील्ड मार्शल कोंडेंडेरा एम करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो फील्ड मार्शल जो कोंडेंडेरा एम करियप्पा थे उनके सम्मान में इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी 1949 को देश के पहले मुख्य कमांडर का पद संभाला था। ठीक है, वर्तमान में सेना जो है वर्तमान के सेना के मुख्य कमांडर जो है मनोज पांडे हैं। आपको अगर पूछा जाए कि वर्तमान में जो सेना के मुख्य कमांडर है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है मनोज पांडे हैं। और मनोज पांडे जो है पहले भी कई जगह कार्य कर चुके हैं, जिसमें कि थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्वी कमान का जनरल भी रह चुके हैं और चीन और अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। तो ये उनसे पहले भी कई जगह पे कार्य कर चुके हैं। अब वर्तमान में उन्हें सेना के मुख्य कमांडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, सेना के मुख्य कमांडर कौन है? तो मनोज पांडे जी हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मशहूर क्लासिकल सिंगर प्रवाह अत्रे का निधन 13 जनवरी 2024 को हो गया। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, मशहूर क्लासिकल सिंगर थे। ठीक है, क्लासिकल सिंगर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सीखना पड़ता है। और उनका नाम जो था प्रवाह अत्रे था, जिनका निधन जो है 13 जनवरी 2024 को हो गया। आपको पूछा जाए कि मशहूर क्लासिकल सिंगर प्रवाह अत्रे का निधन कब हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा 13 जनवरी 2024 को हुआ था। अगर आपको वर्ष भी दे दे तो आपको डे याद रखने हैं कि 13 जनवरी को हुआ था। ठीक है, और उन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण ये सारे पुरस्कार उसे मिल चुके थे। ठीक है, चलिए बहुत ही बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने एटॉमिक बैटरी बनाई है? एटॉमिक बैटरी बनाने वाली कंपनी जो है चाइनीज कंपनी है। ठीक है, और वैलिडिटी जो है उनकी बहुत छोटी सी बैटरी है, उनकी जो वैलिडिटी है 50 साल तक है। समझ सकते हो आप, चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाई गई है एटॉमिक बैटरी। चलिए इतना पे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन ओपन 2024 की शुरुआत कितने जनवरी से हुई? तो मैंने बोला ना आपको दिन भी याद रखने हैं। आपको इंडिया में पूछा गया क्वेश्चन में कि इंडिया ओपन 2024 की शुरुआत जो है कितने जनवरी से हुई, तो यह 16 जनवरी से हुई है। ठीक है, और यह 16 जनवरी करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए उठाया गया है आज के क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने XUV 700 गाड़ी 83 कनेक्टेड फीचर्स और जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च की है? तो किस कंपनी ने की है XUV 700 गाड़ी की? ठीक है, इसमें 83 कनेक्टेड फीचर्स लगाए गए हैं और जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च की है। उनका नाम जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, जो कि लॉन्च की है 88 कनेक्टेड फीचर्स के साथ। ठीक है, और इनकी जो शुरुआती कीमत जो है, जो आप शोरूम से लेंगे अगर, तो 13.99 लाख रुपए, करोड़ रुपए रखी गई है। चलिए तो लेना होगा तो ले लेना, मेरे पास उतने पैसे है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम डायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स NACIN का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए NACIN का उद्घाटन जो है वह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आपको अगर पूछा जाए कि NACIN का फुल फॉर्म क्या है, तो इनका जो फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स। ठीक है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के द्वारा नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इन डायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स की नई परिसर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया? तो आंध्र प्रदेश के पलास समुद्र में बना है यह NACIN इंस्टीट्यूट, जो कि IRS अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा। जिस तरह से IAS अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, IPS अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी तरह IRS अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि NACIN इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जिनका ना फुल फॉर्म क्या है, आप समझ लीजिए, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इन डायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स, है ना। यह कहाँ पे किया गया? तो आंध्र प्रदेश के पलास समुद्र में यह बना है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में
बारामूला स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया, यह किसके द्वारा का उद्घाटन किया गया है? देखिए पहले आपको यह समझना है, क्वेश्चन में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना है। बारामूला स्टेडियम का नाम जो है बदल दिया गया है और जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। तो कहाँ पे किया गया वो आपको पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। वह जम्मू कश्मीर में किया गया है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आप पॉइंट भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पॉइंट्स में इसीलिए मैं पॉइंट डालता हूँ इस सारे क्वेश्चंस में, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए और क्वेश्चन जो है आप अच्छे से समझ पाओ, है ना। तो क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो जाता है तो आप फिर पढ़ के भी कोई फायदा है नहीं। तो इसके लिए पॉइंट दिए जाते हैं और मैं खास करके ये पॉइंट डालता हूँ। मैं ये खुद क्वेश्चन तैयार करता हूँ साथियों, काफ़ी टाइम लगता है मेरे को, 4 से 5 घंटे लगते हैं क्वेश्चन तैयार करने में। और आप जो सब्सक्राइब भी नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए यार, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेट हो जाता है ना। तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक से, कमेंट से, है ना। मुझे और भी काम करने की इच्छा होती है, ठीक है। चलिए, तो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया, जिनका नाम जो है बारामूला स्टेडियम जो है बदल दिया गया। पहले जो बारामूला स्टेडियम था उनका नाम था, अभी जो है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। वह राज्यपाल जी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्हीं ने 16 जनवरी को उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किए हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जनरल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी है, ठीक है। उन्हीं के द्वारा बारामूला स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो जनरल बिपिन रावत का स्टेडियम नाम क्यों रखा गया ये आपको समझना पड़ेगा। इनका जो पॉइंट है आप समझिए, आपको पता चल जाएगा। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, ठीक है। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की तमिलनाडु में कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, ठीक है। तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे, ठीक है। यानी कि देश के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो मधुलिका रावत था। उनका निधन कहाँ पे हुआ था? तो तमिलनाडु के कुन्नूर में हो गया था, ठीक है। इसमें 11 और भी लोग बैठे थे और उसी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, 8 दिसंबर 2021 को हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ओपन एआई ने किस इलेक्शन में एआई का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है? देखिए ओपन एआई एक बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंस आया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ओपन एआई ने एआई का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है, ठीक है। जो कि लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं इंडिया में, उन्हीं पे रोक लगा दी है, ताकि जो है इधर से उधर उलट पलट फेर ना हो जाए, है ना। फ्रॉड बहुत चलते रहते हैं ना, इसके लिए पाबंदी लगा दी है, ठीक है। चलिए इतना पे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मिस अमेरिका ब्यूटी पेजेंट 2024 किसने जीता है? तो मिस अमेरिका ब्यूटी पेजेंट 2024 किसने जीता? तो इनका नाम है मेडिसन मार्स, है ना। इनके आप पॉइंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि मेडिसन मार्स कौन थे, ठीक है। मार्स कौन थे? मेडिसन मार्स। देखिए साथियों, मैंने पहले ही बोला है कि पॉइंट्स इसीलिए दिए जाते हैं ताकि वो क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए, है ना। तो साथियों आप पॉइंट्स अच्छे से पढ़ो तो आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और साथियों मेरे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे पॉइंट दिए जाते हैं और ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। चलिए इनका जो पहला पॉइंट आप जान लीजिए। अमेरिका के ऑरलैंडो फ्लोरिडा में मिस अमेरिका ब्यूटी पेजेंट 2024 का आयोजन किया गया, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया? तो यह अमेरिका में किया गया, जो कि ऑरलैंडो फ्लोरिडा, ठीक है। मिस अमेरिका ब्यूटी पेजेंट 2024 किया गया था, जिसमें इसमें एयर फोर्स पायलट मेडिसन मार्स ने यह ब्यूटी पेजेंट जीत लिया है। देखिए मेडिसन मार्स, मैंने बोला ना पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो मेडिसन मार्स जो है एयरफोर्स पायलट है, ठीक है, जो ही ब्यूटी पेजेंट 2024 जीता है, ठीक है। मार्स की 2023 में अमेरिका वायुसेना अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई थी। तो मार्स जो है 2023 में अमेरिका वायुसेना में शामिल हुई थी। और मार्स जो है इससे पहले भी कुछ खिताब जीते हैं, जिनका नाम जो है मिस कोलोराडो, ठीक है। तो इनसे पहले जो है मिस कोलोराडो का खिताब वो जीत चुकी है। अभी जो है मिस अमेरिका ब्यूटी पेजेंट 2024 जीता है, ठीक है, जो कि अमेरिका में ऑरलैंडो फ्लोरिडा में हुआ था। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5वां शतक लगाया है? साथियों मेरे गले सूख गए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5वां शतक लगाया है? तो यह रोहित शर्मा, हिटमैन जो बोला जाता है रोहित शर्मा जी को, उन्हीं के द्वारा 5वां शतक T20 इंटरनेशनल मैच में शतक लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है, ठीक है।
देखिए भारतीय हिटमैन बोलते हैं ना रोहित शर्मा जी को, तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5वां शतक लगाया। ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बात है। आप अगर खेलते हो क्रिकेट तो आपको पता चलता होगा कि रन मारने कितने मुश्किल होते हैं। चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में निसान मोटर इंडिया ने कंपनी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो निसान मोटर इंडिया जो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए राकेश श्रीवास्तव जी को नियुक्त कर लिया है। ठीक है, तो इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। इससे पहले जो है सौरभ वत्स, आप पहला पॉइंट जो देख सकते हैं वही सौरभ वत्स थे, उन्हीं के पद पर अब राकेश श्रीवास्तव आ चुके हैं। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1946 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी की पहली बैठक लंदन के वेस्टमिनिस्टर स्थित चर्च हाउस में किस दिन आयोजित हुई थी? ठीक है, तो यूएनएससी की पहली बैठक जो है लंदन के वेस्टमिनिस्टर में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 17 जनवरी 1946 में हुई थी। ठीक है, और यूएनएससी में कितने सदस्य हैं? तो यूएनएससी में 5 सदस्य हैं, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और रूसी संघ जो कि यूएसएसआर के राज्य उत्तराधिकारी के रूप में काम करती है, और यूनाइटेड किंगडम है, और चीन और फ्रांस शामिल है। ठीक है, इसमें 5 सदस्य हैं, आपको पता चल गया। यूएसए है, ठीक है, रूसी संघ है, और यूनाइटेड किंगडम है, और चीन और फ्रांस है ना। चलिए कहाँ पे की गई थी? तो लंदन के वेस्टमिनिस्टर चर्च हाउस में आयोजित की गई थी। कब की गई थी? तो 17 जनवरी 1946 में की गई थी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के एम्बेसडर को निकाल दिया है? देखिए पाकिस्तान के साथ जो ईरान की झटक-पटक हो गई थी, तो उसी ने ईरान के जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान ने उन्हें निकाल दिया है। हमारे में एम्बेसडर हर देश में बैठे हैं, सारे सारे देश के एम्बेसडर हमारे देश में बैठे हैं, तो हमारे भी एम्बेसडर सारे देश में बैठे हैं, है ना। तो ईरान के भी एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, जिन्हें पाकिस्तान ने निकाल दिया है। ठीक है साथियों, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको समझ में आते हैं तो आप भी फिर भी कमेंट कीजिए, और अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहे हैं तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए, दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्वेश्चन अच्छे से समझ सके, है ना। चलिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना क्वेश्चन तैयार करने में ना काफ़ी टाइम लग जाते हैं साथियों, है ना। इतने सारे पॉइंट्स डालना, इतने सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना, और इसके जो लाइन है वो सही करना, है ना, इसमें काफ़ी टाइम लगते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने किस कंपनी पर 120 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है जो कि 120 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जो कि किस कंपनी पर लगाया गया? तो इंडिगो कंपनी पर लगाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा लगाया गया? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के द्वारा लगाया गया। ठीक है, कितने करोड़ रुपए का जुर्माना? तो 120 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। इंडिगो की अभी हालत खराब हो गई थी। इंडिगो कंपनी जो है, इस तरह फ्लाइट्स में आप जाते हैं तो एयरलाइंस कंपनी है, इंडिगो कंपनी है ना। तो अभी इंडिगो कंपनी की आप दिल्ली में भी देखे होंगे तो कुछ मारपीट हो गई थी एयरपोर्ट में, तो उन्हीं पे जो BCAS जो है 120 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, चलिए, और वहीं पे जो मुंबई एयरपोर्ट की कंपनी, मुंबई एयरपोर्ट की जो कंपनी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि MIAL, उन पे 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो मुंबई की एयरपोर्ट पे भी जुर्माना लगा दिया है, और इंडिगो कंपनी पे भी जुर्माना लगाया है। तो लेकिन मुंबई के कंपनी पे, मुंबई एयरपोर्ट जो है वहाँ पे जो उसकी जो देखने वाली जो कंपनी संस्था है वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है। ठीक है, तो वह 60 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है मुंबई एयरपोर्ट पे। और इंडिगो कंपनी पे कौन लगाया है? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी लगाया है। ठीक है, कितने करोड़ रुपए का जुर्माना? तो 120 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मुंबई पे क्यों लगाया गया? आपको पता होना चाहिए कि मुंबई पे वहाँ पे लगा कि घूमने फिरने हम आ गए हैं फ्लाइट्स में, और कहीं पे भी पिकनिक मना रहे हैं, तो वो एयरपोर्ट पे ही खाना पीना चालू कर दिए थे फ्लाइट को रोक के। चलिए इसके लिए लगा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है? तो जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो आंसर गलत है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, जो कि 12वीं सदी में बने हैं उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, और हेरिटेज कॉरिडोर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंदिर के गजपति दिव्य सिंह देव के साथ इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। तो आपको पता होना चाहिए कि
ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी है, उन्हीं के द्वारा जगन्नाथपुरी मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए इतना पे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लंबी हो रही है, तो आप प्लीज इसे इग्नोर मत कीजिएगा और इसकी भी मत कीजिएगा, आपको समझना बहुत जरूरी होता है ना। हाल ही में किस खिलाड़ी को फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? मेरे भी गले सूख गए हैं साथियों। तो हाल ही में किस खिलाड़ी को फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है वह लियोनल मेसी को मिला है। ठीक है, तो फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो लियोनल मेसी को मिला। इनके जो पॉइंट आप समझ लीजिए, आपको पता चल जाएंगे। फीफा अवार्ड्स 2023 अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को फीफा का फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला। ठीक है, उन्होंने यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर, बेलन डी और वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल अवार्ड भी जीता है। देखिए लियोनल मेसी इनसे पहले भी अवार्ड जीत चुके हैं काफी, इसके लिए बोलते हैं मेहनत करो तभी आप सफल पाओगे। तो लियोनल मेसी एक मेहनती इंसान है, मेहनती खिलाड़ी है, जो कि इससे पहले भी जो कि फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर जीता है 2023 में, और इनसे पहले भी वो कई जीत चुके हैं कई अवार्ड, जिसमें से यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर है, वेलन डी है और वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल अवार्ड भी है। ठीक है, जितना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2003 में भारतीय एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला ने नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नासा के स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान किस दिन की थी? ठीक है, तो आपको पूछा जाए कल्पना चावला जो है नासा से उड़ान किस दिन की थी अंतरिक्ष के लिए, तो वह 16 जनवरी के दिन की थी। ठीक है, और वापस आने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य गरीबी रेखा से बाहर तीसरे नंबर पे है? तो देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल, और इस साल जो जारी की गई है उनके अनुसार जो है राज्य जो है तीसरे नंबर पे आ चुकी है गरीबी रेखा से बाहर। ठीक है, तो यह जो है मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है, एमपी है जो कि तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और पहले नंबर पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है जो कि 5.90 करोड़ रुपए है, 90 करोड़ है। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो बिहार है, 3.27 करोड़ है। ठीक है, और वहीं पे 1.87 करोड़ आबादी के साथ स्थान चौथे स्थान पर है। तो पहले नंबर पे कौन है? तो मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे बिहार है, और चौथे नंबर पे राजस्थान है। चलिए बिहार इसमें तीसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को कितने विकेट से हराया है? देखिए साथियों, पहले भी क्वेश्चन आए थे और ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होने चाहिए, है ना। अगर आप पहले पढ़े हो आप कमेंट बॉक्स में इसे पिन कर दीजिएगा। तो ये 6 विकेट से हराए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की कौन सी कंपनी का शेयर 1.5 लाख रुपए तक पहुंचकर सबसे पहले रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी बन गई? तो देखिए शेयर बाजार आप समझते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अगर आप शेयर बाजार समझते हैं, तो शेयर मार्केट समझते हैं तो कौन सी कंपनी है? तो MRF कंपनी है, यानी कि मद्रास रबर फैक्ट्री। MRF जो है एक टायर बनाने वाली कंपनी है, जिनकी जो शेयर है 1.5 लाख रुपए तक पहुंचकर सबसे पहले रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी बन गई है, भारत की कंपनी है ना। तो इनका जो पॉइंट आप जान लीजिए। भारत में टायर बनाने वाली कंपनी सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री के शेयर्स ने इतिहास बनाया है। ठीक है, MRF के स्टॉक ने 17 जनवरी बुधवार को कारोबारी सत्र में 1.5 लाख रुपए का रिकॉर्ड आंकड़ा पार कर लिया। ऐसा करने वाली MRF भारत की पहली कंपनी बन गई। ठीक है, तो आप समझते हैं तो आपको पता शेयर बाजार आप समझते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो है मुख्य सचिव के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया है, वह है वीरा राणा। ठीक है, वीरा राणा कौन है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो पॉइंट है आप समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में वीरा राणा को नियुक्त किया गया। ठीक है, इससे पहले 29 नवंबर 2023 को सीनियर IAS ऑफिसर वीरा राणा को माध्यमिक शिक्षा मंडल MP बोर्ड अध्यक्ष के साथ ही मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया था। तो MP बोर्ड के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं मुख्य सचिव के पद पर, और अभी जो है मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, वीरा राणा 1988 बैच की IAS ऑफिसर रही हैं,
और वीराना मध्य प्रदेश की दूसरी मुख्य सचिव होंगी, है ना। इससे पहले जो है 1960 बैच की आईएएस ऑफिसर निर्मला मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी, ठीक है। तो 1960 बैच की आईएएस ऑफिसर थी जिनका नाम था और निर्मला, ठीक है, वो पहले थी। अभी दूसरी जो बन गई है उनका नाम है वीराना, ठीक है। तो 1988 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ये 19 जनवरी से क्वेश्चन उठाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए उठाया गया था। अगर आप पहले डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन याद होंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो साथियों आप डेली पढ़ाई कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स आते हैं, तो आप इसे रोज सुबह 9:30-10 बजे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी अपलोड हो करंट अफेयर्स आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाए, है ना। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत किस ग्रुप के साथ मिलकर फॉक्सकॉन चिप बनाएगी? तो भारत जो है किस ग्रुप के साथ मिलकर फॉक्सकॉन चिप बनाएगी? फॉक्सकॉन चिप है क्या, आपको पता होने चाहिए। तो इनका जो पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यह किस ग्रुप के साथ मिलकर बनाएगी? तो यह HCL ग्रुप के साथ मिलकर फॉक्सकॉन चिप बनाने वाली है, ठीक है। एप्पल का आप फोन जानते हैं, तो एप्पल का जो आईफोन है वही असेंबल करने वाली कंपनी जो है फॉक्सकॉन, यानी कि फॉक्सकॉन जो है HCL ग्रुप के साथ मिलकर भारत में चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग वेंचर शुरू कर रही है, ठीक है। तो एप्पल का जो आईफोन असेंबल करने वाली जो कंपनी है वो उनका नाम जो फॉक्सकॉन है, वही HCL ग्रुप के साथ मिलकर भारत में चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग वेंचर शुरू कर रही है, ठीक है। फॉक्सकॉन जो है कहाँ की कंपनी है? तो फॉक्सकॉन जो है ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। फॉक्सकॉन एक होनोई प्रिसिशन इंडस्ट्री है जो कि ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग कनेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। HCL के मौजूदा CEO कौन है? तो HCL के मौजूदा CEO सी विजय कुमार है। और HCL भारत की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT सर्विस और कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता रखती है। इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, ठीक है। तो HCL का जो हेडक्वार्टर है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। अब वर्तमान में जो CEO है वो सी विजय कुमार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखने ही रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन सी कंपनी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो देश की जो सबसे मूल्यवान कंपनी जो है कौन सी कंपनी बन गई है? तो LIC कंपनी बन गई है, ठीक है। चलिए LIC कंपनी जो इनका जो पॉइंट आप जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे क्यों बन गई है। तो मार्केट कैप के लिहाज से LIC देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर LIC के शेयर 0.63% के मामूली नुकसान के साथ 887 रुपये बंद हुए और इसी के साथ LIC का मार्केट जो है मार्केट कैप 5.61 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। तो पहले वो बंद हुए 887 रुपये पे और अभी जो है मार्केट कैप जो उसका 5.61 लाख करोड़ हो गया है, ठीक है। ये भी शेयर मार्केट का क्वेश्चन है। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। चलिए और इसका जो अगला पॉइंट आप जान लीजिए। इसमें पहले दूसरे नंबर पे कौन है? तो टाटा ग्रुप की IT कंपनी TCS वो कितने पे है? तो 14,21,230.44 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ दूसरे नंबर पे है। और HDFC बैंक जो है तीसरे नंबर पे है, ठीक है। वहीं पे ICICI बैंक जो है चौथे नंबर पे है। इन्फोसिस 5वें नंबर पे है। एयरटेल 6ठे नंबर पे है। HUL 7वें नंबर पे है और ITC 8वें नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है? तो LIC है। दूसरे नंबर पे टाटा ग्रुप की IT कंपनी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे HDFC बैंक है। चौथे नंबर पे ICICI बैंक है और पांचवें नंबर पे इन्फोसिस है। छठे नंबर पे एयरटेल है। सातवें नंबर पे HUL है और आठवें नंबर पे ITC कंपनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन सी कंपनी ग्लोबल स्मार्टफोन लीडर बन गई है? तो देखिए ग्लोबल स्मार्टफोन लीडर जो है बिक्री के मामले में जो बन गई है वो रेडमी एप्पल के आईफोन है। एप्पल आईफोन बहुत लोग खरीद रहे हैं और वो जो है अपना ग्लोबल स्मार्टफोन लीडर बना लिया है, ठीक है। तो एप्पल आईफोन ने 2023 में स्मार्टफोन बिक्री के मामले में सैमसंग को भी पीछे कर दिया है। तो सैमसंग जो है बहुत ही बिक्री होती थी उनकी जो मोबाइल्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है एप्पल्स के लोग ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो एप्पल की जो बिक्री है वो सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। साल 2023 में दुनिया भर में देखें तो 23.46 करोड़ रुपए फोन बेचकर 46 करोड़ फोन बेचकर एप्पल टॉप हेडसेट कंपनी बन गई है। तो देखा जाए तो 2023 में आप देखो तो 23.46 यानी कि 23.46 करोड़ फोन बेचा है, ठीक है। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में
कौन से बैट्समैन ने T20 में 5वां शतक लगाने वाले पहले बैट्समैन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं। आपको पहले भी ये क्वेश्चन आए थे तो आपको पता है, तो कमेंट में पिन कर दीजिए। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना शुरू की है? तो यह महतारी वंदना योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदना योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो जो महिला शादीशुदा है, जिनका 60 वर्ष से उम्र के नीचे कम ही है, ठीक है, 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और 60 वर्ष से नीचे होना चाहिए, उन्हीं को ये महतारी वंदना योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, उन्हें हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार में अगर आप हैं तो वहीं पे आपको मिला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1945 में कवि, गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर का जन्म किस दिन हुआ था? तो यह 17 जनवरी को हुआ था। ठीक है, जावेद अख्तर जो थे कवि थे, गीतकार थे और पटकथा लेखक थे। उनका जन्म जो है 17 जनवरी को हुआ था। ठीक है, उन्हें कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले थे, जिसमें से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण प्राप्त भी हैं। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने कौन से दिन केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है? तो की थी। ठीक है, यहाँ पे की थी होना चाहिए था, कुछ थोड़ा डिजाइन गलत हो गया है। तो भारत सरकार ने आधे दिन की छुट्टी जो 22 जनवरी के दिन की थी। ठीक है, जितने भी सरकारी चीज थे, सरकारी संस्था थे, यानी कि कोर्ट हो, है ना, स्कूल हो या कोई संस्था हो सरकारी सेवा का, वो 22 जनवरी के दिन आधे दिन की छुट्टी की गई थी। ठीक है, सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक की छुट्टी दी गई थी। ठीक है, स्कूल कॉलेज सभी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हैदराबाद में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया की मिलिट्री ताकतों में भारत कितने स्थान पर है? देखिए, ग्लोबल फायर पावर एक संस्था है जो कि ये तय करती है कि किस देश के संस्था, यानी कि किस देश के जो मिलिट्री ताकत है वो किस देश में सबसे नंबर 1 पे है ना। तो भारत जो है चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो मिलिट्री ताकतों के अनुसार हम लोग चौथे नंबर पे हैं, यानी कि भारत जो है चौथे नंबर पे है। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे कौन है? तो आपको टॉप 10 नंबर दिए गए हैं, जिसमें से पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चीन है और चौथे पे भारत है। ठीक है, चलिए अच्छी स्कोर है। और पाकिस्तान जो है 9वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे दक्षिण कोरिया है, 6ठे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, 7वें नंबर पे जापान है, 8वें नंबर पे तुर्की है और 9वें नंबर पे पाकिस्तान है। हम उनसे कई आ गए हैं ना। और 10वें नंबर पे इटली है, लेकिन पहले नंबर पे अमेरिका है ना। आपको याद होना चाहिए, पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन और रूस और तीसरे नंबर पे चीन और चौथे नंबर पे भारत है। किसमें? तो मिलिट्री ताकतों में किसके द्वारा की जाती है? तो यह ग्लोबल फायर पावर के अनुसार की जाती है। एक संस्था है जिनके द्वारा ये बताई जाती है कि मिलिट्री ताकत किस देश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो भारत जो है चौथे स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व दुनिया के देशों में भारत कितने नंबर पर है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 जनवरी के दिन मैंने ये क्वेश्चन कवर किए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लीज इसे देख लीजिए, आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे, है ना। तो अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व दुनिया के देशों में भारत जो है 9वें नंबर पे है। ठीक है, 9वें नंबर पे गोल्ड रिजर्व करते हैं, क्योंकि देश में कोई आपत्ति आ जाए तो गोल्ड को बेचकर हम उसका निपटारा कर सकते हैं। ठीक है, तो 9वें नंबर पे भारत है। पहले नंबर पे कौन है? तो यहाँ भी पहले नंबर पे अमेरिका है। ठीक है, ये किसके द्वारा की जाती है? तो अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार की जाती है। ठीक है, जो कि टॉप 10 देश है इसमें भी। तो पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे जर्मनी है, तीसरे नंबर पे इटली है, चौथे नंबर पे फ्रांस है, 5वें नंबर पे रूस है, 6ठे नंबर पे चीन है। रूस चीन के आसपास ही रहते हैं ना। चलिए 7वें नंबर पे स्विट्जरलैंड है, 8वें नंबर पे जापान है, 9वें नंबर पे भारत है और 10वें नंबर पे नीदरलैंड है। यहाँ पे पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 के ड्राफ्ट को कितने दिन में पूरा करने को कहा है? तो भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 को ड्राफ्ट जो है वह 30 दिन में पूरा करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए लेन देन के मामलों में ये रिकॉर्ड बनाने का दस्तावेज है जो कि भारत सरकार के द्वारा की जाती है, टैक्स के अनुसार दी जाती है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में त्रिपुरी भाषा कोक दिवस कब मनाया गया है?
देखिए त्रिपुरी भाषा को गौरव दिवस जो है हर साल मनाते हैं, है ना, जो कि 19 जनवरी के दिन मनाया गया है। ठीक है, इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए, आपको पता चल जाएंगे को गौरव दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो हर साल 19 जनवरी को त्रिपुरा को गौरव दिवस भाषा को बढ़ावा देने के लिए को गौरव दिवस मनाता है। ठीक है, तो त्रिपुरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ही को गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे त्रिपुरी भाषा भी कहा जाता है। इस राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। त्रिपुरा को भाषा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले को दिवस की 46वीं वर्षगांठ है। ठीक है, तो 46वीं जो है वर्षगांठ मनाई है और 46 सालों से यह कोको दिवस मनाते आ रहे हैं, है ना। तो कब मनाई गई? तो 19 जनवरी को मनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 9 क्लासिकल शास्त्रीय भाषाओं में फारसी भाषा को किसके द्वारा शामिल किया गया है? देखिए 9 क्लासिकल भाषा है जिसमें फारसी भाषा को भी शामिल किया गया है, वह विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के द्वारा की गई है। ठीक है, इसमें 6 अभी है। 6 कौन कौन से है? 6 क्लासिकल भाषा, तो इसमें तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम और उड़िया भाषा है, और 7वां जो अभी आया है वह फारसी भाषा है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के द्वारा किया गया है। चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची स्टैच्यू अम्बेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो दुनिया बोल रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड की, है ना, पूरे दुनिया की जो है, विश्व की, पूरे दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू अम्बेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया, जो कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो इनका जो पॉइंट आप जान लीजिए, आपको पता चल जाएंगे। पहला पॉइंट है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है। ठीक है, कौन किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी, उन्हीं के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया। इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 206 फीट है। ठीक है, इस मूर्ति का स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। तो इस मूर्ति का नाम भी रखा गया है ना। इस मूर्ति का नाम जो है स्टैच्यू ऑफ सोशल मीडिया जस्टिस नाम दिया गया। ठीक है, इसमें कितने करोड़ रुपए खर्च आई है? तो 404 करोड़ रुपए खर्च आई है इस स्टैच्यू को बनाने में। जो कितनी फीट ऊंचाई है? तो 206 फीट ऊंचाई है। किसके द्वारा उद्घाटन किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया? तो यह मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश के मून मिशन चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है? देखिए सबसे मून मिशन पर बहुत ही कम लोग भेजे हैं अभी तक चांद पर, लेकिन जो है 5वां देश जो बन गया है वह जापान है। ठीक है, जापान जो है सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। तो जापान की एजेंसी जो है जाक्सा, है ना, हमारे यहाँ पे जैसे नासा है ना, उसी तरह जापान की एजेंसी है जाक्सा। उन्हीं ने ये चांद पर मून मिशन भेजे थे, जो कि चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना दिया है। यह उनके द्वारा पुष्टि की गई। ठीक है, जापान के मून मिशन स्नाइपर ने शुक्रवार देर रात भारतीय समय अनुसार चांद पर सफल लैंडिंग कर ली। ठीक है, इससे पहले रूस, चीन, अमेरिका आभास के बाद जापान चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग करने वाली दुनिया का 5वां देश बन गया। तो पहले रूस है, दूसरे पे चीन है ना, तीसरे पे अमेरिका है और चौथे पे भारत है। अभी जो है 5वें पे वह जापान है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर में अटल अभियान अमृत 2.0 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र में किया गया है, जो कि सोलापुर में किया गया है। तो यहाँ पे क्या है आपको पता होना चाहिए क्यों किया गया, है ना। इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 19 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर में अटल अभियान अमृत 2.0 के तहत 1201 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन किया है। ठीक है, तो 1201 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया है। ठीक है, वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया गया है, जो कि शहरी के तहत 90,000 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में 90,000 से, सोलापुर में 90,000 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने खुद से कितने परिवारों को खुद से वो घर के चाबी भी दिए थे। ठीक है, चलिए मैं भी क्वेश्चंस डेली पढ़ता हूँ, डेली करंट अफेयर्स बनाता हूँ, तो ये मुझे क्वेश्चंस याद भी रहते हैं, है ना। ये यहाँ पे मैं समझो कि मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ आपके जैसा ही, है ना। और आप नहीं पढ़े हैं
तो पिछले क्वेश्चन से पिछले जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं वो आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC परीक्षा का उद्घाटन किया गया? सारे क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस से साथियों, और जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो तो सारे के सारे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ताकि क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए और आप जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ पाओ, है ना। समझना बहुत जरूरी होता है ना, याद नहीं भी रहे लेकिन आप समझ गए तो अच्छी बात है ना। तो किसके द्वारा यह बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। बेंगलुरु के बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया गया। बोइंग का यह कैंपस 43 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में करीब 16,000 करोड़ रुपए की लागत आई है, ठीक है। चलिए 43 एकड़ में फैला है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का ऐलान किया गया, इसमें कितने बच्चे को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित की जाएगी? ठीक है, तो यह जाएगी नहीं, यहाँ पे की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 22 जनवरी को की गई है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई, जो कि इसमें 19 बच्चे शामिल थे, ठीक है। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने जजों को न्योता भेजा गया था? ठीक है, तो ये 20 जनवरी से क्वेश्चन उठाया गया है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको पूछा जाए कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने जजों को न्योता भेजा गया था, तो इसमें 5 जजों को न्योता भेजा गया था। ये 5 जज कौन थे, तो आपको पॉइंट में समझ में आ जाएगा कि 5 जज कौन थे जिनको प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता भेजा गया था। इनका जो पहला पॉइंट आप जान लीजिए। अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के 5 जजों को न्योता दिया गया। तो ये राम मंदिर बनाने के लिए ही जो बोले थे 5 जज, उन्हीं को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता भेजा गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है आप जान लीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा पूर्व CJI रंजन गोगोई, जस्टिस S बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नाजिर शामिल थे, ठीक है। 5 चीफ जस्टिस थे, 5 जज थे, जिसमें से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, है ना। इसके अलावा CJI रंजन थे और जस्टिस S बोबडे थे, जस्टिस अशोक भूषण थे और जस्टिस S अब्दुल नाजिर शामिल थे। ये 5 जज वही हैं जो कि 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि राम मंदिर ही बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में यह किया गया है वैश्विक इंजीनियरिंग केंद्र और प्रौद्योगिकी केंद्र, है ना। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि 19 जनवरी को बेंगलुरु के पास अमेरिकी विमान विनिर्माता है जो कि बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो कि 43 एकड़ में फैला था, ठीक है, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए की लागत आई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया गया? तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। इनका जो पॉइंट है वो आप जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इनका जो पॉइंट है वो भी तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, है ना। पॉइंट में क्या बोला जाता है वो आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 19 जनवरी को अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के उद्घाटन के दौरान बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। देखिए इनसे पहले मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू करने से पहले इनका जो पहला क्वेश्चन देखे थे 86 का, वो इसमें क्वेश्चन था कि वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और उसके बाद जो है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया, ठीक है। इसके तहत भारत की लड़कियों एवं महिलाओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं गणित STEM के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेगा। तो STEM मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एवं मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें लड़कियों एवं महिलाओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं गणित के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने का प्रदान करेगा, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत युवा लड़कियों के लिए STEM क्षेत्र के करियर में दिलचस्पी जगाने के लिए 150 स्थानों पर STEM लैब भी बनाए जाएंगे, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी
इंजीनियरिंग एवं एंड मैथमेटिक्स लैब भी बनाई जाएंगी, जो कि 150 स्थानों पर बनाई जाएगी। ठीक है, तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया, जो कि बेंगलोर शहर में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ जागृत कोटेचा को बनाया गया है। ठीक है, जागृत कोटेचा जो है पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा फ्री मूवमेंट को बंद करने का ऐलान किया गया? तो फ्री मूवमेंट बंद करने का ऐलान जो है गृह मंत्री, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया ऐसा? तो इनको जो पॉइंट है आप जान लीजिए। 20 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में म्यांमार से भागकर आ रहे आतंकियों और घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट को बंद करने का ऐलान किया है। ठीक है, तो असम में जो है म्यांमार से भागकर आतंकी घुसपैठ कर रहे थे, तो फ्री मूवमेंट चालू की गई थी। वहीं को 20 जनवरी को बोले केंद्रीय गृह मंत्री जो इन्हें फ्री मूवमेंट बंद कर दीजिए। ठीक है, म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से मिलती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम भी शामिल है। ठीक है, भारत म्यांमार के बीच कुल 1600 किलोमीटर की बॉर्डर है। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बॉर्डर है। भारत म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर की बॉर्डर है और दोनों देशों के बीच जो है फ्री मूवमेंट का एग्रीमेंट साल 1970 में हुआ था। तो भारत और दोनों देशों के बीच भारत जो है और म्यांमार जो है उन दोनों देशों के बीच जो है 1970 ईस्वी में ही एग्रीमेंट बना था कि फ्री मूवमेंट चलेगी, लेकिन अब जो है अमित शाह जी के द्वारा बंद करने का ऐलान किया गया है। ठीक है, इतना पे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत और मिस्र की आर्मी के बीच साइक्लोन युद्धाभ्यास के दूसरे संस्करण की शुरुआत कब हुई? तो भारत और मिस्र की आर्मी के बीच साइक्लोन युद्धाभ्यास के दूसरे संस्करण की शुरुआत जो है 22 जनवरी को हुई है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है तो आपको पॉइंट है आप समझ में आ जाएगा। साइक्लोन युद्धाभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन जैसलमेर में हुआ था, जिसमें भारत और यूएई की आर्मी ने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो इससे पहले जो पहले संस्करण साइक्लोन अभ्यास जो शुरू किया गया था, इसमें भारत और यूएई थे। ठीक है, और अभी जो है भारत और मिस्र के आर्मी हैं। ये दूसरे युद्धाभ्यास संस्करण है और पहले संस्करण में भारत और यूएई थे। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1897 में ओडिशा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो अगर आपको पूछा जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, तो ओडिशा के कटक में हुआ था, जो कि 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ठीक है, और बोस का निधन जो है 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हो गई थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 29 जनवरी 1897 में हुई थी और उनका निधन जो है 18 अगस्त 1945 को हो गई थी। ठीक है, चलिए इतना पे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1963 में देहरादून में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप यानी कि NIVH की स्थापना कब हुई थी? तो यह 22 जनवरी को हुई थी। ठीक है, यह 1963 ईस्वी में हुई थी और देहरादून में यह स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप। चलिए इतना पे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने सूर्योदय योजना की घोषणा की है? तो सूर्योदय योजना की घोषणा जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में रामलला की नई मूर्ति का नाम क्या रखा गया है? तो रामलला की नई मूर्ति का नाम जो है बालक राम रखा गया है। साथियों मैंने बोला था ना पहले भी कि अयोध्या में जो रामलला विराजमान हुए हैं उनका नाम जो है बालक राम रखा गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने पराक्रम दिवस पर भारत पर्व 2024 का उद्घाटन किया है? तो पराक्रम दिवस पर भारत पर्व 2024 का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए इतना पे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा हायर एजुकेशन पर ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट 2021-22 जारी किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है,
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी कि AISHE 21-22 जारी किया गया है। ठीक है, चलिए इतना भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मंजूरी दी है? तो यह जोमेटो कंपनी को दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? तो RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 24 जनवरी 2024 को ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो RBI के द्वारा यह दिया गया है। कब दिया गया? तो 24 जनवरी 2024 को दिया गया। किस कंपनी को दिया गया? तो जोमेटो कंपनी को दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की पहली यूनिकॉर्न AI कंपनी बन गई है? तो यूनिकॉर्न AI कंपनी जो है पहली कंपनी जो है बन गई है, वो उनका नाम है क्रूट्रीम कंपनी। क्रूट्रीम कंपनी जो है ओला ग्रुप की कंपनी है क्रूट्रीम, जो कि 26 जनवरी को देश की पहली यूनिकॉर्न AI कंपनी बन गई है। ठीक है, यूनिकॉर्न बन गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह 27 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, हर साल 27 जनवरी को ही मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस यानी कि नेशनल जियोग्राफिक डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, साल 1888 में राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस के मनाने की शुरुआत हुई थी। कब से शुरुआत हुई थी? तो 1888 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, हर साल कब मनाते हैं? तो 27 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए इनका जो पॉइंट है वो आप जान लीजिए। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी विज्ञान, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असाधारण व्यक्तियों को कई पुरस्कार देकर सम्मानित भी करती है ना, जिसमें से हार्वर्ड पदक, रोलेक्स नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर, एलिजा एस्किडमोर पुरस्कार, गिलबर्ट M ग्रोसवेवर एजुकेटर ऑफ द ईयर और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी यानी कि बफेट पुरस्कार भी देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में डेजर्ट नाइट संयुक्त युद्धाभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो डेजर्ट नाइट संयुक्त युद्धाभ्यास जो है यह भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना IAF ने 23 जनवरी को फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल FASF और संयुक्त अरब अमीरात UAE वायुसेना के सहयोग से डेजर्ट नाइट अभ्यास शुरू किया गया। ठीक है, चलिए इतना भी याद रखिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस दिन ब्रिटेन के लोग होलोकॉस्ट मेमोरियल डे मनाया है? देखिए होलोकॉस्ट मेमोरियल डे मनाया जाता है ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, जो कि 27 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, 27 जनवरी को सोवियत सेना के सैनिकों ने 1945 में इसी दिन सबसे बड़े नाजी यातना शिविर ऑश्वित्ज बिर्केनाउ को आजाद कराया था। इसके लिए होलोकॉस्ट मेमोरियल डे मनाते हैं ब्रिटेन के लोग। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा हायर एजुकेशन पर ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट 21-22 जारी किया गया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ये भी क्वेश्चन आए थे, किस कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मंजूरी दी है? तो यह जोमेटो कंपनी को दी गई है, जो कि RBI के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ये भी पहले क्वेश्चन आई थी, साथ ही रिपीट की गई क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की पहली यूनिकॉर्न AI कंपनी बन गई है? तो यह क्रूट्रीम कंपनी जो है, जो कि भारत की पहली यूनिकॉर्न AI कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली कौन सी मंत्री है? तो बजट जो पेश करती है उनका नाम जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, उन्हीं के द्वारा पेश की जाती है ना। तो वह 1 फरवरी को की गई है। ठीक है, चलिए और यह जो है छठी बार बजट पेश करेंगी। इनसे पहले जो है मोरारजी देसाई, जिन्हें 10 बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो कि किसी भी वित्त मंत्री से द्वारा सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए 2024-25 जारी की गई है बजट के भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2024 का मनाया गया? यह भी पहले भी क्वेश्चन आए थे, 27 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, हर साल 27 जनवरी को ही मनाते हैं। और कब से शुरुआत हुई थी? तो 1888 ईस्वी में ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आया था क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन ब्रिटेन के लोगों ने होलोकॉस्ट मेमोरियल डे मनाया है? रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो यह 27 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, होलोकॉस्ट मेमोरियल डे जो कि ब्रिटेन के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया गया? तो यह बुलंदशहर में किया गया, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किया गया है। 19,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है,
उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य बन रही है और वहाँ पे कई सारे परियोजना भी लाया जा रहा है और कई सारे पैसे भी खर्च हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संगीत, नाटक और नृत्य कलाओं का प्रोत्साहन देने का उद्देश्य से संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 29 जनवरी को हुई थी। ठीक है, यह भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, जिसमें 48 सदस्य होते हैं और इनमें 5 सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि 5 सदस्य जो होते हैं भारत सरकार के द्वारा शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अभी जो है 48 सदस्य हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? उम्रदराज मतलब ज्यादा ऐसे खिलाड़ी जो हैं कौन बने हैं ग्रैंड स्लैम जीतने वाले? तो वो उनका नाम जो है अभयंकर राव है। ठीक है, सॉरी, इनका जो आंसर है रोहन बोपन्ना है। रोहन बोपन्ना जो है 45 वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, 27 जनवरी को भारत का दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना 27 जनवरी को करियर का पहला मेंस डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है। ठीक है, चलिए इनसे पहले जो है नीदरलैंड्स के जिन जूनियर रोजर के नाम था, जिन्हें 40 साल और 9 महीने की उम्र में 2022 के फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल खिताब जीता था। और अभी जो है भारत के खिलाड़ी है, उनका नाम जो है ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है अब रोहन बोपन्ना है, जो कि 43 वर्ष की उम्र में जीता है। इनसे पहले जो है 40 वर्ष की उम्र में जूनियर रोजर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार परीक्षा पे चर्चा 2024 में किए हैं? तो 6 बार जो है वो परीक्षा पे चर्चा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है? तो यह फ्रांस देश के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है। ठीक है, और तभी वो UPI भी जारी किए हैं वहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL और एरियन स्पेस के बीच उपग्रहों को लॉन्च करने की सहमति बनी है। ठीक है, इसके अलावा टाटा और एयरबस में मिलकर नागरिक हेलीकॉप्टरों H125 का उत्पादन करने का भी समझौता हुआ है। ठीक है, इसी बीच भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि साल 2026 को भारत फ्रांस नवाचार इनोवेशन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो हर साल जो है 2026 को भारत फ्रांस नवाचार इनोवेशन वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा। ठीक है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा जी ने कहा। ठीक है, चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में किसके द्वारा हायर एजुकेशन पर ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट 2021-22 जारी किया गया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। साथियों ये क्वेश्चंस आपको बताने थे, लेकिन मैंने ये क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिए। साथियों ये क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी टाइम लगते हैं, काफ़ी मेहनत लगते हैं तैयार करने में, और काफ़ी बोलना पड़ता है। मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप कृष्णा प्रजापति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और मेरे साथ भविष्य में जुड़े रहने के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास वीडियो तुरंत डिलीवर हो जाए, है ना। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।